यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत। मुंबई के सबसे बड़े बिलिंग जो दुनिया में राज करने वाला सबसे बड़ा कंपनी रैप था, उसी बिलिंग के पार्किंग में लगातार 50 स्टाइलिश कार एक साथ आकर रुक, जिसमें से गार्ड निकल बीच की 7 स्टाइल्स कार का दरवाजा एक साथ खोले, जिसमें से दुनिया में राज करने वाले 7 हैंडसम लड़के बिजनेस शूट पहने बाहर निकले, जिनका ऑरा और रुतबा इतना खतरनाक था कि कोई उनके सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। ये कहना ही काफी था, लोग उनके नाम से ही काम उठते थे। वो सातों एक नज़र उस आसमान छूती बड़ी सी ब्लैक कांच से चमकती बिल्डिंग को, जिसके ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था रैप, अपने ग्लासेस पहने आंखों के साथ देखते अपने कलाम उसके अंदर बढ़ा दिए। वैसे ही वो 100 गार्ड आपस में फैलाते हुए आधे उनको प्रोटेक्ट करते उनके पीछे जाने लगे। जैसे जैसे वो सातों अंदर जा रहे थे वैसे वैसे वो पूरे ऑफिस के अंदर एक अजीब सा शांति परसते जा रहा था। कहने के लिए उस ऑफिस में कभी किसी के आवाज तक नहीं गूंजती, पर जब भी ये सातों पैर उस ऑफिस में कदम रखते वैसे वहां एक भूतिया हवेली से भी ज्यादा खौफनाक महसूस होता, जहां किसी के सांस लेने तक के आवाज नहीं आते, सिर्फ उन खौफ फैलाने वाले जूते की आवाज उस ऑफिस में गूंजता रहता, जिसके आहट से ही उस ऑफिस में काम करने वाला हर एक इंसान काम उठता। वो लोग ग्राउंड फ्लोर से होते 5 लड़के अपने प्राइवेट लिफ्ट और वो 2 लड़के अपने प्राइवेट लिफ्ट के तरफ जाते अलग अलग हो गए। वैसे ही उनके गार्ड उनके पीछे। राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की लिफ्ट से सीधा 99वें फ्लोर पर आकर रुके, जिसमें उन 5 का बहुत बड़ा एलिसन अलग अलग केबिन था जो 7 स्टार होटल को मात दे। वही रियांश, प्रियांश के लिफ्ट सीधे 100 फ्लोर में आकर रुका, जहां के खूबसूरती और फैसिलिटी इतने ज्यादा लग्जरी थे जैसे वहां का हर एक चीज हीरे से भी ज्यादा कीमती हो। जहां उनका अपना केबिन था, उनके गार्ड उस फ्लोर के हर एक कोने में फैल गए और कुछ गार्ड उन दोनों के पीछे जाते उनके केबिन के बाहर रुक गए। रियांश, प्रियांश सीधे अपने अलग अलग आलीशान केबिन के अंदर जाते, वैसे उन दोनों के केबिन के बाहर 2 लड़के जो देखने में एक दूसरे के जुड़वा नजर आ रहे थे, वो दोनों एक एक केबिन के सामने खड़े होते उस खौफनाक माहौल में भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगे, कैन आई कम इन किंग। वैसे ही उस दोनों केबिन के अंदर से एक रिंग ऑन हुआ, जिसे वो दोनों अंदर चले गए। जिंदल मैंशन में उन सातों के जाने के बाद आयुष्मान जी अपने रूम में बैठे कुछ फाइल चेक कर रहे थे, तभी अनामिका जी रूम में आते आयुष्मान जी को देख बालकनी से बाहर के देखते बोलने लगी, पूरे 5 बीत गए जी, आखिर कब तक मेरी घर की खुशियों को ग्रहण लगा रहेगा। आयुष्मान जी अनामिका जी के बात सुनते उनके तरफ देख बोलने लगे, आप साल गिन रही है अनु? हम तो हर एक एक मिनट गिन रहे हैं। हमारी बच्चे गए हुए पूरे 5 साल हो गए, कहाँ होगी मेरी बच्ची? अनामिक जी आयुष्मान जी के बात सुन उनके तरफ देखते हुए बोलने लगी, आप कुछ करते क्यों नहीं जी? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? हमें हमारी बच्ची, हमारे घर की खुशियां चाहिए जी। अब बहुत हुआ, आपको लाना होगा उसे, वो जहां भी है आपको उसे लाना ही होगा। आयुष्मान जी अनामिका जी को देखते हुए बोलने लगे, आपको क्या लगता है अनु, हमने अपनी बच्ची के बारे में पता करने की कोशिश नहीं की? आपको क्या लगता है आपके बेटे खामोश है जो पूरे दुनिया में राज करते हैं? आपको क्या लगता हम एक अच्छे पिता नहीं है? फिर आयुष्मान जी कुछ देर रुककर आगे बोलने लगे, हमने अपनी बच्ची को ढूंढने में हर एक संभव प्रयास किया अनु, हमने अपने पूरे ताकत पूरे सोर्स लगा दिए उसको ढूंढने में। हम ये पूरे 5 साल हर एक पल उसके बारे में जानने के कोशिश में लगे हैं। आज भी हमारे आदमी पूरे दिन रात उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक देश में हमारे आदमी मौजूद है, पर हमें पूरा यकीन है वो में ही इंडिया में है। हम इतने कोशिश करने के बाद भी चाह कर भी उनके बारे कुछ भी पता नहीं चल पा रहे हैं। हमें उनके पहचान कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। हमें यकीन है हमारी बच्ची ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। और तुम्हारे बेटे, आपको क्या लगता है अनु? हम कुछ भी नहीं जानते, हमें एहसास नहीं उनके अंदर क्या है। वो लोग हॉटलेस कैसे बने? आप उनकी माँ है अनु, पर हम उनके बाप है, उनके रग रग में हमारा खून बहता है। हम अपने बच्चों को उतना जानते हैं अनु जितना आप कभी समझ नहीं सकती। हम उनके आंखें देख कर ही सब कुछ पहचानते हैं, पर हम पिता है अनु, कमजोर नहीं पड़ सकते। हम एक बार गलती कर चुके हैं अनु, दोबारा होने नहीं देंगे। हम भले ही आपके नजरों में एक निर्दयी पिता हो, पर इसके पीछे के वजह शायद आप समझ ना पाए।
अनामिका जी आयुष्मान के बात सुन उनके आंखों में देखते हुए बोलने लगी। जी हमारा वैसा मतलब नहीं था। हम अपने पति और अपने बच्चों के पिता को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर हम क्या करें, अपने बच्चों के आंखों वो बेहिसाब दर्द देखा नहीं जाता जिसको वो लोग रात के अंधेरों में हमसे छुपाने की कोशिश करते हैं। हमसे नहीं देखा जाता जी, उनका दर्द पूरे 5 साल से तड़पते देख रहे हैं जी। अपने बच्चों को वो लोग उस रात के बाद कभी सो नहीं पाए। उनके रातें उस बंद दरवाजे के पीछे सुकून में गुजराती है जो वो लोग कभी देखना नहीं चाहते। हमें माफ़ कर दीजिए जी, हम आपको गलत नहीं बोले, बस अपनी ममता के आगे मजबूर हो जाते हैं। आयुष्मान जी हम आपका दर्द समझते हैं। अनु हमें सब पता है, हमने देखा है उनको तड़पते, पर शायद यही उनके गुनाहों की सजा है और हमारे भी कि हम अपने बच्चों को घुट घुट कर जीता देख रहे हैं। काश हम उस वक्त कमज़ोर न पड़ते तो आज ये दिन न आता। पर जो हो गया हम बदल नहीं सकते, पर हम आगे का सब कुछ सुधार सकते हैं। और आप फिक्र मत कीजिए अनु, आपके बेटे अपनी मोहब्बत और बच्ची को ढूंढने में पूरे दुनिया का हर एक कोना छान मार रहे हैं। इन 5 सालों में ऐसा एक पल नहीं हुआ है अनु जब वो सातों उस तक पहुंचने की कोशिश न किए हो। पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो हमारे पहुंच से होकर भी न पहुंच है। कुछ तो बदला है अनु, जो उसकी पहचान हमारे तक आने नहीं दे रहे हैं। पर अब हमें पूरा यकीन है वो दोनों जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी सजा मिल चुके है। बस हम डराते उनके जुनून से जो हमने उनके आंखों में देखा वो हमारी बच्ची सहन कर पाएगी या नहीं। एक छोटी सी चिंगारी लगाए थे हमने उसे, उन्होंने पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया, पर उनके मोहब्बत जो हम उनके आंखों में देखते एक पल के लिए हम हिल ही जाते हैं। बहुत कुछ है अनु, बहुत ज्यादा। वो दोनों लड़के जिनका नाम नितिन नियम था, जो रियांश और प्रियांश के पर्सनल सेक्रेटरी थे, वो दोनों उस 2 अलग केबिन के अंदर रिंग होते ही चले गए। नितिन जिस केबिन में गया वो रियांश का केबिन था, जो बहुत ज्यादा बड़ा, खूबसूरत और लग्जरी थे, जहां हर एक चीज की कीमत करोड़ों में थे। वैसे रियांश और प्रियांश का केबिन सेम था। वो अंदर जाते ही अपना सर झुकाकर ग्रेट करते हुए बोलने लगा, गुड मॉर्निंग किंग। वैसे ही सामने किंग साइज चेयर में बैठा रियांश, जो इस वक्त अपना सर ऊपर किया एक तक सीलिंग को देख रहा था। उसके आसपास का ऑरा इतना ठंडा और खतरनाक था जैसे वहां बर्फ जमाने वाला हो, पर इस चीज का थोड़ा भी असर नितिन पर नहीं होता। वो अब भी वैसे ही अपना सर झुकाए बिना भाव के खड़ा था, जैसे उसको इन सब चीजों की आदत हो। आखिर वो और नियम रियांश और प्रियांश का पिछले 5 सालों से पर्सनल सेक्रेटरी के साथ उनके सबसे प्रोटेक्टेड गार्ड थे। उनके एक पहचान और था जो दुनिया उनके नाम से जानती, उनके रियलिटी से नहीं, 2 फेसेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वो सीक्रेट एजेंट जिनके नजरों हर एक चीज पर रहते हैं, पर आज तक किसी ने उनको देखा नहीं था। सिर्फ सुना गया था कि उनके 2 पहचान है जो दुनिया के बर्दाश्त के गुलामी करते हैं। उनके लिए अपने जान देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, या बोले जाए उनके जान बसती थी अपने बॉस के अंदर, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। रियांश अपना सर ऊपर टिकाए सीलिंग को देखते हुए बहुत खतरनाक तरीके से बोला, नितिन। रियांश के आवाज सुनते नितिन अपना सर उठा उसके तरफ देखते हुए बोलने लगा, किंग, कश्मीर में मैं आपके किए न्यू ब्रांच की स्टेटिंग एक्सेप्ट नहीं किए जा रहा है। वहां गवर्नमेंट जो हाफ इंडियन और हाफ पाक, उसको 2 देशों के ताकत मिल रहे हैं। वहां आपके ऑफिस में जाना इम्पोर्टेंट है, वरना इंडियन, पाक, चाइना, इन 3 देशों में जिसको अपने उनके गवर्नमेंट के हिसाब से छोड़ा था, दे विल रिफ्यूज टू लेट यू इन। आपके गार्ड उसको 1 सेकेंड में हैंडल कर सकते हैं किंग, पर आपको वहां एक बार जाना चाहिए। आफ्टर ऑल कश्मीर इज नोन एज हेवन ऑन अर्थ विच द होल वर्ल्ड वांट्स टू बी इट्स ओन। इतना बोलते वो नितिन रुक गया और रियांश के चेहरे को देखने लगा, जिसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। आखिर वो वर्ल्ड किंग जो था उसके लिए ये सारे चीजें एक खेल थे। नितिन अपने चाशमे को ठीक करते अपना सर झुकाकर कुछ बोलने लिए खुद के अंदर हिम्मत लाने की कोशिश करने लगा। वो डर तो नहीं रहा था, पर वो जो बोलने वाला था उसे उसके बॉस एक बार फिर हॉट होने वाला थे। इनफैक्ट उसे खुद से घिन आने लगे थे, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर सीक्रेट एजेंट का मालिक और दुनिया के राजा का पसंद सेक्रेटरी था, फिर भी उसको पिछले 5 सालों से सिर्फ एक चीज से नाकामयाबी हासिल होते जा रहे थे, वो थी उनकी क्वीन और उनके बॉस की जान, एक नाम अंशी, जिसको ढूंढने के लिए वो लोग अपने पूरे जी जान लगा चुके थे। दुनिया के हर एक कोने में अपने नजरें गड़ाए बैठे थे, और इस बार उनके बॉस ने पहली बार इंडिया को ट्रेगेंट दिया था, जिसमें वो अपने हर एक आदमी इंडियन के जगह जगह पहुंचने के बाद भी अंशी का कोई वजूद ही नहीं निकल पा रहे थे। तभी रियांश अपना चेहरा नितिन के तरफ घूमते हुए अपने डरवानी और खतरनाक नजरों के साथ एक तक नितिन को घूरते हुए बोलने लगा, आई डू नॉट लाइक टू लिसन टू नॉनसेंस नितिन एंड यू नो दिस वेरी वेल। तो तुम ऐसी बातें कब से करने लगे? नितिन रियांश के बातें सुन अपना सर झुकाए हुए शर्मिंदगी के साथ पर वही कॉन्फिडेंस के साथ बोलने लगा,
आई एम सॉरी किंग। फिर थोड़ा रुक अपना सर उठाकर रियांश के तरफ देखते हुए बोलने लगा, जो एक तक उसको ही देख रहा था। हमें क्वीन के बारे में इंडिया से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला किंग। मैं पिछले 5 सालों से आपके उम्मीद पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। आप चाहे मुझे जो सजा दे सकते हैं, पर हम अपने कोशिश में अब भी लगे हुए हैं किंग। क्वीन के बारे जल्द इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। रियांश नितिन के बात सुनते अब भी वैसे बिना भाव के उसको देख रहा, और यही सबसे ज्यादा डरवानी थी। वो उसको देखते बोला, गो। नितिन रियांश के बात सुन अपना सर झुकाकर वहां से चला गया और उस केबिन से निकलते अपना हाथ जोरों से दीवार पर दे मारा। उसके आंखें बिल्कुल लाल हो चुके थे, उसके हाथों से खून निकलने लगे थे, जिस पर उसको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने हाथों के पकड़े फाइल को ओपन करते वहां एक लड़की के बहुत खूबसूरत तस्वीर को देखते हुए बोलने लगा, आप कहाँ हो क्वीन? प्लीज वापस आ जाए। मैं अपने बॉस को और ज्यादा टूटते नहीं देख सकता। दुनिया में राज करने वाला बादशाह जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है, वो सिर्फ आपके लिए तड़प रहे हैं। जीते हुए एक जिंदा लाश है जिसको अपने अंदर इस कदर छुपा रहे हैं, जो उनको अंदर तक हर एक पल तड़प रहा है। मैं ये तो नहीं जानता आप हमारे बॉस को छोड़कर क्यों गई। उसके पीछे जरूर कुछ बहुत बड़े वजह रहे होंगे, पर प्लेज क्वीन पूरे 5 साल बीत चुके हैं। अब तो बॉस को माफ कर दीजिए। लौट आई क्वीन, वरना सब कुछ तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। वही प्रियांश के केबिन से बाहर निकालते नियम तेज कदमों के साथ के बाथरूम के तरफ जाने लगा, जिसे नितिन का ध्यान नियम के तरफ चला गया, जिसके आंखें पूरे तरह लाल थे। वो समझ चुका था अंदर क्या हुआ होगा। नितिन के निकालते ही रियांश अपने सीट पर सर टिकाकर अपने आंखें बंद कर लिया और एक झटके के साथ अपने आंखें खोलते टेबल में सारे सामान को फर्श पर गिर दिया, जो टुकड़े में बिखरते हुए इधर उधर फैल गए। रियांश के आंखें इस वक्त पूरे तरह लाल हो चुके थे, उसके चेहरे पर पसीने उभर चुके थे। वो जोरों से चीखते अपने सीट से खड़े हो रूम के हर एक सामान को इधर उधर फेंकने लगा, जो टुकड़े में बिखरते जा रहे थे। पूरा रूम में लगभग 16 के अंदर वहां रखे हर एक महंगे 100 पीस टुकड़े में बिखरे हुए थे। रियांश के हाथों में खून बहने लगा था, उसके आंखें अंगारे उगल रहे थे। उसको इसे चीज का थोड़ा भी फिक्र नहीं था कि उसके हाथों से खून निकलता जा रहा है। वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए रूम से अटैच बाथरूम में चला गया। इधर प्रियांश के केबिन में नियम के जाने के बाद पूरे कैबिन में अंधेरा परसा हुआ था। एक अजीब से खामोशी फैसले हुए थे। तभी अचानक पूरे दीवार में एक स्क्रीन ऑन हो गया, जहां एक खूबसूरती लड़की के तस्वीर सामने देखने लगा, जो हर 2 मिनट चीज होते जा रहा था। उस स्क्रीन के लाइट में एक किंग साइज चेहरे पर बैठा प्रियांश एक तक उस स्क्रीन को देखा जा रहा था। उसके आंखों में एक अजीब सा दर्द दिख रहा था, साथ ही साथ बेहिसाब गुस्सा नजर आ रहा था। उस स्क्रीन में उस खूबसूरत लड़की के तस्वीर को देखते हुए उसके आंखें जो लाल हो चुके थे, उसे एक अंशु के बूंद उसके गालों में लुढ़क गए। प्रियांश कुछ देर तक उस स्क्रीन को बिना पलक झपकते देखते रहने के बाद एक झटके के साथ अपने सीट से खड़े हो उस स्क्रीन के पास जाते उसको अपने हाथों से छूने लगा। गुस्से और दर्द से मिले जुले भाव के साथ बोलने लगा, कम बैक जान, तुम्हें अब मेरे सामने आना ही होगा। अगर तुम हमें और तड़ पाओगी तो याद रखना, मैं खुद को खत्म करने के साथ इस पूरे दुनिया को तबाह कर दूंगा। हमारे गुनों की सजा कुछ ऐसी दी तुमने कि जीते हुए भी हर एक पल मर रही हो। सच्चा ही कहते हैं लोग, मोहब्बत से बड़ी सजा और दुआ कुछ नहीं। फिर थोड़ा रुक आपने आग उगलते आंखों के साथ उस स्क्रीन को देखते गुस्से से बोलने लगा, हमें हमारे गुनाहों की सजा देना है तो हमारे सामने आकर 2 ऐसे कायरों के साथ पीठ पीछे जख्म देने का काम तुम कब से करने लगी अंशी? कश्मीर रैप स्कूल एक बहुत बड़े हॉल में, जहां पर सभी टीचर, प्रिंसिपल और उस स्कूल के हेड के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रहे थे, जिसे उस पूरे हॉल में एक खामोशी छाया हुआ था। उस स्कूल के हेड सभी को एक नज़र देखते हुए बोलने लगे, आप सभी को इस बात का आश्चर्य होगा कि हमने अचानक ऐसे मीटिंग क्यों बुलवाया है। तो इसकी पहली वजह यह है, वर्ल्ड किंग जो पूरे दुनिया में राज करते हैं और इंडिया किंग के बेटे जिनके पहचाने आज तक दुनिया के सामने नहीं आए, और उन पावरफुल देशों के किंग जिसको 5 स्टार के साथ 2 गोल्डन स्टार माना जाता, वो पहली बार हमारे कश्मीर में अपनी बहुत बड़ी डील के लिए आने वाले हैं। आप सभी जानते ही होंगे पूरे दुनिया के सरताज के साथ कश्मीर के बादशाह है वो। दूसरे वजह यह है कि आप सभी को पता ही होगा पूरे कश्मीर में हमारे स्कूल की कौन से पावर है और ये किसके अंदर आता है, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं। तो हम उनके आने पर एक रीक लेटर भेजेंगे, उसके बाद उनकी मर्जी हुआ तो वो हमारे स्कूल में आ सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती के साथ सबसे बड़ा दिन होगा। साथ ही साथ हम रैप को देख पाएंगे, जो दुनिया के राजा है, उनके एक झलक भी हमें मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बात है। कोई गलती से भी गलती ना हो, इसलिए हम चाहते हैं अभी से आप लोग हर तहत से तैयारी कर उनके स्वागत में कोई कमी ना हो। आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं।
अगर हम में से किसी से भी कुछ गलती से भी गलती हुआ तो पूरे स्कूल के साथ यहाँ के हर स्टाफ तबाह हो जाएगा। तो रेडी रहिएगा अपने किंग से मिलने के लिए। नामी जो कब से उनके बात सुन रही थी वो रैना जो उसके साइड में बैठे हुई थी, उसके कान में धीरे से बोलने लगी, इस बूढ़े को यही लेक्चर देने मिलता है क्या? कोई और टॉपिक नहीं है इनके पास? हमेशा वर्ड किंग और उन 5 स्टार के गुणगान करते फिरते हैं, जिनके शकल आज तक पूरे दुनिया में उनके माँ बाप के सिवा नहीं देखा है। सिर्फ नाम ही है रैप जिसका न फुल फॉर्म पता है। पता नहीं जिंदा इंसान है या मुर्दा हो। रैना नामी के बात सुन उसको उंगली देखते हुए बोलने लगी, चुप रहा वरना ये बुढ़ा हमारे बैंड बजाएगा। पता है ना पिछले बार क्या किया था, इसलिए शांत रहा देवी वरना तेरे साथ मुझे भी घसीटती है। नैना रैना के बात सुन अपना मुंह बनाते हुए बोलने लगी, तू देख रैना आज मैं इस बुढ़े की खबर लेती हूँ जिसका जवाब इसके पास रहता ही नहीं। रैना नामी के बात सुन कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले नामी उस हेड को देखते हुए बोलने लगी, एक्सक्यूज मी सर। वैसे ही हेड के साथ सभी का ध्यान नामी के तरफ चला गया। प्रिंसिपल उसको खा जाने वाले नजरों से देखने लगे क्योंकि उसको पता था नामी क्या करने वाली है। वही नैना, यामी, निया आपने सर पीट लिए और उनके सबसे आगे बैठी हुई प्रिया बिना भाव के नामी को देखने लगी। नामी अपने बाल ठीक करते सभी के तरह देख हल्के से स्माइल कर प्रिंसिपल को देखते अपना मुंह बनाते बोलने लगी, सर क्या आप हमें बता सकते हैं रैप का मतलब क्या है? वो क्या ना हम इस बात को समझे है कि कोई सीक्रेट वर्ड होगा, पर हमारे स्टूडेंट जो बहुत मासूम है उनमें से हर एक बच्चा यही सवाल करता है उनके स्कूल जिसका का नाम रैप जो बहरा फेमस है उसका फुल फॉर्म क्या है? हम उनको कैसे भी करके समझते पर आखिर कब तक इस बात को टालते रहे बताए हुजूर। ये बोलते नामी अपना अजीब से दया वाला फेस बनाने लगी। वही रैना के कान में यामी बोलने लगी, ये क्या नाटक चालू किए हो तुम दोनों? ये कौन से राजा महाराजा के दुनिया में चली गई है? रैना नामी को दिखते मुस्कराते हुए बोलने लगी, मुझे क्या पता, तुम्हारी ही बहन है, बस नाटक देखो और मजे करो। रात का वक्त जिंदाल मैंशन में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। वैसे तो रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की कभी भी डिनर टाइम में घर में नहीं रहते, या बोले जाए वो लोग सिर्फ रात के अंधेरों सिर्फ 2 घंटों के लिए उन सुकून और दर्द भरी दीवारों को जीने आते जहां उनके रूह में एक सुकून के साथ किसी की चीखें गूंजती जो उनको अंदर तक तोड़ती जाती। पर इस बार अनामिका जी ने ठान लिया था वो अब अपने परिवार को इस हालत और देख नहीं सकती। वो सब पहले जैसा ठीक करके रहेगी, उसके बिखरे परिवार को वो समेट कर ही रहेगी। इसलिए उन्होंने सभी को अपने कसम देकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर साथ में करने को बोल दिए, जिसे मजबूर उन लोगों को टाइम से आना पड़ा। एक अजीब से खामोशी फैले हुई थी डाइनिंग टेबल पर जिसे अनामिका जी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, या कहा जाए तो किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। सभी अपना डिनर करने में लगे हुए थे, पर ये चीजें अनामिका जी को बहुत चुभ रहे थे। वो कुछ सोचते हुए उनके चेहरे पर हल्के से स्माइल के साथ उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। वो सभी को एक नज़र देखते हुए बोलने लगी, मैं क्या सोच रही हूँ, हमें पता नहीं कितने साल बीत चुके जब हम कभी फैमिली ट्रैप पर नहीं गए। आपको पता है ना जी, हम लोग कब घूमने गए थे? तब हमारे बच्चे 10 साल के थे, जब इनको इंग्लैंड छोड़ने स्टडी के लिए भेजने से 2 दिन पहले। तो मैं सोच रही थी कहीं फैमिली ट्रिप पर चलते हैं, हमें साथ रहने का टाइम भी मिलेगा और कहीं एक सुकून के पल भी। प्लेज जी माना मत करिएगा, मेरा बहुत मन है। आयुष्मान जी के साथ रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अनामिका जी के बात सुन उनके तरफ देखने लगे। आयुष्मान जी कुछ बोलने ही वाले थे, पर अनामिका जी के चेहरे में एक खुशी के साथ उम्मीद देखते चुप हो गए और अपनी नजरें उनसे फेर लिया। वही रियांश और प्रियांश अपने जगह से उठते हुए बोलने लगे, सॉरी मोम, पर ये नहीं हो सकता, वैसे भी हमारे पास ऐसे चीजों के लिए टाइम नहीं। ये बोलते वो लोग वहां से जाने लगे। अनामिका जी उन लोगों को जाते देखते थोड़े गुस्से के साथ बोली, तुम लोगों को मेरी कसम है हम ट्रिप पर जाएंगे। वैसे ही रियांश, प्रियांश के कदम वहीं पर ही रुक गए। वो दोनों अपने हाथों के मुट्ठी काश लिए और पलते हुए अनामिका जी के तरफ देखते हुए बोलने लगे, प्रियांश मॉम, आप हर बार हमें अपनी कसम देकर नहीं रोक सकती। रियांश, मेरे पास इन सब का टाइम नहीं है, हमें अगले वीक इम्पोर्टेंट डील के लिए कश्मीर जाना है और आपको पता ही है मैं अपने काम के आगे किसी को नहीं देखता, और अपने प्रॉमिस किया है आप कभी भी हमारे काम के बीच रिश्तों को नहीं लाएंगी, भूल गई आप? अनामिका जी, हम कुछ नहीं भूले हैं। रियांश, हमने कब बोला आप अपने वक्त छोड़ हमारे साथ चलिए? जब तुम सबको कुछ टाइम मिलेगा या अपनी माँ के लिए तुम लोग के पास थोड़ा भी अपने काम से फ्री हो सकते हो तो चले जाएंगे, बाकी हमारे लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सही कहते हैं लोग, पैसे के आगे सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये बोलते अनामिका जी के आंखों में अंशु आ गए और वो वहां से जाने लगी।
अपने मॉम के बात सुनते और उनके आंखों में अंशु देख प्रियांश खुद को कंट्रोल करते अपने मॉम से कुछ कहने ही वाले थे। उससे पहले आयुष्मान जी अनामिका जी के हाथों को पकड़कर उनको रोकते हुए बोलने लगी, हम फैमिली ट्रिप पर जा रहे हैं अनु, और किसी को अपने काम के आगे आपने मोम नहीं दिखते। उसके लिए मैं बता देता हूँ, हम सब कश्मीर जाएंगे, बाकी मुझे इस चीज़ में कोई बहस नहीं चाहिए। अगले हफ्ते हम सब कश्मीर जाएंगे। इतना बोलते आयुष्मान जी अपने सीट से उठ वहां से अपने रूम के तरफ चले गए। वही प्रियांश अपने डैड के बात सुन अपने हाथों की मुट्ठी काश अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। अनामिका जी एक नज़र आयुष्मान जी को जाते देख प्रियांश को देखते हुए बोलने लगी, अब तो तुम लोगों को कोई समस्या नहीं है ना, तुम्हारे का काम भी ही जाएगा और हमारा फैमिली ट्रिप भी, और इस बार हमारे बात तुम सबको मानने ही पड़ेंगे। इतने बोलते अनामिका जी एक नज़र उन सातों को देखते हुए वहां से चली गई। प्रियांश भी वहां से गुस्से से चले गए। उन लोगों को जाते देख युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की भी उन दोनों को एक नज़र देख उनके पीछे चले गए। वहीं कश्मीर में एक छोटे से घर के अंदर डाइनिंग टेबल पर 2-4 साल के बच्चे बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। तभी एक लड़की अपने हाथों में खाने की ट्रे पकड़े वहां पर आए, जिसको देखते उन मासूम बच्चों के चेहरे पर स्माइल आ गया। वो दोनों मुस्कुराते हुए उस लड़की को देखने लगे, जो उनको एक नज़र देखे बिना डिनर सर्व कर रही थी, और वो लड़की उनको डिनर सर्व करते वहां से जाने लगी। तभी ऋषि उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोलने लगा, मम्मा आप भी बैठो ना, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा। देखो मेरे हैंड में बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं है, बैठो ना मम्मा। स्माइलिंग फेस। ऋषि अपने सीट से उठ उस लड़की के हाथों को पकड़ते हुए बोलने लगा, प्लेज मम्मा आवो ना। स्माइलिंग फेस। देखो मैं अपने हैंड को बिल्कुल भी गंदा नहीं किया है। ये बोलते वो दोनों बच्चे बड़ी मासूमियत से उनको देखने लगे, पर वो लड़की उनके तरफ देखे बिना बोलने लगी, अपना डिनर करो, हमें काम है। इतना बोलते वो वहां से चली गई और वो दोनों बच्चे के हाथ हवा में ही रह गए और जाते हुए अपनी मम्मा को देखने लगे। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपने सीट पर बैठ हल्के से मुस्कुराते एक दूसरे को खिलाने लगे। वही किचन से वो लड़की उन दोनों लड़के को देख रही थी। रात के 11 बजे जब ऋषि अपने कमरे में बेड में सो रहे थे, तभी उनके कमरे का दरवाजा खुला और उस हल्की सी रोशनी में एक लड़की का अक्ष नजर आने लगा। वो लड़की उस कमरे में आते ऋषि जो आराम से बेड पर सोए हुए थे उनके पास जाते कुछ देर तक उनको देखने लगी। फिर हल्का सा झुक उन दोनों के सर में हाथ रखते एक एक कर उनके माथे पर किस कर लिया और उनसे अलग होते उनको देखते हुए एक अजीब से दर्द के साथ बोलने लगी, अपनी मम्मा को माफ कर देना। इतना बोलते उसके आंखों से एक अंशु के बूंद झलक आई। वो उसको अपने हाथों से साफ करते वहां से चली गई। प्रियांश सीधे अपने कमरे के तरफ चले जाते हैं। रियांश के आंखें पूरे तरह लाल हो चुके थे, जैसे उसमें खून निकलने वाला हो। वो रूम में इधर उधर घूमते हुए उसको बार बार कुछ धुंधली सी यादें सामने आ रहे थे, जो उसको अंदर तक जलते जा रहा था। वो एक जोर की चीख के साथ वहां रखे हर एक महंगे सामान को, जिसके कीमत करोड़ों में थे, उसको इधर उधर फेंकने लगा। उसका गुस्सा उसके बॉडी से निकलने वाला खतरनाक ऑरा से पता चल रहा था कि वो अंदर तक कितना जल रहा है। तभी प्रियांश रूम में आते हुए उसके आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुके थे, जैसे उसमें अंगारे दहेज रहे हो। वो एक नज़र रियांश को देखते हुए बिना कुछ बोले सोफे पर किसी राजा के तरह बैठ गया और अपने घुटनों पर कोहनी को टिकते हुए अपने पैर को हिलाने लगा और एक तक नीचे फर्श को देखे जा रहा था। उसके वो खामोशी ही उसको सबसे डरवाने बने रहे थे। उस रूम से सिर्फ सामान के टूटने के आवाज आ रहे थे। तभी वहां युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अंदर आए और पूरे रूम का नज़ारा देखते प्रियांश को देखने लगे, क्योंकि ये सब उनके लिए नॉर्मल से बात थे। जब करोड़ों के सामान यूं ही चुटकियों में फेंक जाता बोले जाए, ये सब उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो लोग हर एक बिताते सेकंड के साथ खरबों रुपए कमा रहे थे। और प्रियांश का ये भयानक रूम पिछले 5 सालों से देखते आ रहे थे। वो पांचों अंदर आते प्रियांश के साइड बैठते एक नज़र प्रियांश को देखते हुए बोलने लगे, रिलैक्स रियांश अंकल, अपने जगह ठीक है। युवराज, हाँ रियांश, हम सब जानते हमारे वजह से क्या हुआ है, हम चाहकर भी अब बीते हुए कल को नहीं बदल सकते। अर्नव, उन्होंने हमें पहले से ही अलर्ट करते आ रहे थे, उनके नाराजी जायज है, उन्होंने हम लोगों के वजह अपनी बेटी खोया, इस घर की खुशियाँ। अनुराग, सारे रिश्तों के साथ इस घर की खुशियाँ सिर्फ वही ला सकती है जिस तक हम लोग चाहकर ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। रियांश उनके बातें सुनते हुए भी गुस्से से रूम के हर एक सामान को तोड़ते जा रहा था। फिर रुक उनके तरफ अपने लाल और डरवानी नज़रों से देखते हुए बोलने लगा, जानता हूँ
मैं सब कुछ, आज भी मुझे याद मिस्टर जिंदल की बातें। आई एम एंग्री विद माई सेल्फ दैट डिस्पाइट हैविंग सो मच पावर आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी एग्जिस्टेंस ऑफ इट। वो जहां भी है अब उसको लौटना ही होगा वरना आई विल किल एवरीवन। इतना बोलते रियांश वहां बाथरूम के तरफ चला गया। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उसको जाते हुए देखने लगे। तभी प्रियांश के खौफनाक आवाज उनके कानों में गूंजी। He made a big mistake by running away from us। इतना बोलते प्रियांश अपने डरवानी नजरों से उन पांचों को देखते वहां से चला गया। ऐसे ही वक्त बिताते गए। प्रियांश बढ़ते दिनों के साथ और भी ज्यादा भयानक होते जाते और पूरे टाइम अपने ऑफिस के काम के बाद अपने रात उन अंधेरे चार दीवारों में अंशी को महसूस करते बिताते या उसके कमरे की तन्हाई भरे सुकून में जिसमें उनको नींद के मेडिसिन से भी 1 घंटे की नींद आने भी मुश्किल हो चुके थे, जिसे उनके वो डरावनी आंखें और भी ज्यादा भयानक हो चुके थे। बढ़ते जा रहा था तो उनका बिजनेस और छीनते जा रहा था उनका सुकून, जिसमें वो लोग हर एक सांस किसी घुटन में जी रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उनके दर्द को देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा बोझ था जो उनको जीने नहीं दे रहे थे। वो लोग अपने तरफ से दिन रात अपने आदमियों से अंशी को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे 1 सेकंड नहीं गुजारा होगा जब उनके आदमियों ने अंशी का पता लगाने की कोशिश न किए हो। ऐसे ही पूरे 1 हफ्ते बीत चुके और वो दिन भी आ गया जब प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग के साथ अपने फैमिली ट्रैप पर जाना था, जहां अनामिका जी अपने घर का एक सुकून लाने जा रही थी, उसी उम्मीद के साथ कि उसके कान्हा उन्हें उनके घर की खुशियां इस ट्रिप के साथ उन्हें मिलवा देंगे। उन्हें अंदर से एक उम्मीद थी इस बार वो खाली हाथ वापस नहीं आएगी। उनके प्रभु उनको इस बार उनके बच्ची से जरूर मिलवाएंगे। अनामिका जी अपने घर के मंदिर में कान्हा जी के सामने अपने हाथ जोड़ो उनके तरफ अपने अंशु भरे आंखों के साथ देखते हुए बोलने लगी, मैं जो उम्मीद लेकर जा रही हूँ मेरे कान्हा उसे बनाए रखना। मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है, पर आपके बनाए हुए इस रास्ते में मैं अपनी बच्ची को वापस लाने जा रही हूँ। मुझे आप पर पूरा यकीन प्रभु, आप मेरे परिवार की खुशियाँ को जोड़ दोगे। अपनी इस भक्त की अस रख लेना कान्हा। इतने बोलते अनामिका जी एकटक कान्हा के मूर्ति को देखते वहां से चली गई। जिंदाल मैंशन के बाहर लगभग 60 स्टाइलिया कार खड़े थे, जिसमें 5 लग्जरी कारों में प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, अनामिका जी, आयुष्मान जी थे और बाकी गाड़ियों में उनके गार्ड थे। अनामिका जी कार में बैठे खिड़की से अपने महल जैसे घर को देखते हुए मन ही मन बोलने लगी, अब हमारे इस मकान को फिर से घर बना कर रहूंगा। उसी के साथ वो सभी गाड़ियां आगे बढ़ते हुए जिंदल पर्सनल एयरपोर्ट पर चले गए, जहां से उनके लिए स्पेशल एयरप्लेन रेडी थे। वहां हर एक चीज के फैसिलिटी 8 स्टार होटल से भी ज्यादा लग्जरी थे। कुछ ही देर में उनके कार एयरपोर्ट में आकर रुके। वहां पर भी बहुत सारे ब्लैक कपड़े पहने बॉडीगार्ड फेक से थे, जो उनके कार रुकते ही उन 6 कारों का एक दरवाजा खोलते सर झुकाकर खड़े हो गए। वैसे ही प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, आयुष्मान जी, अनामिका जी वहां से निकलते हुए प्लेन में जाकर अपने पर्सनल रूम में चले गए, जहां पर हर एक चीज के फैसिलिटी मौजूद थे। कुछ देर में ही प्लेन कश्मीर की उड़ान भरने लगे। वैसे ही अंदर अपने रूम में लैपटॉप में काम करते रियांश और प्रियांश का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक अजीब सा एहसास होने लगा उन्हें। उनका ध्यान अपने काम से हटकर अपने जोरों से धड़कते दिल पर चला गया, जो अपने रफ्तार तोड़ धड़क रहे थे। दोनों अपने दिल में हाथ रख लिए और उसे महसूस करने लगे। सॉरी रडस कल पार्टनी दर पे उसके लिए वजह यह है कि सुबह हाई मेरा फ़ोन पानी में गिरा गया ऑन हुआ हाई नहीं मैं उसका सिम कार्ड निकल दूसरे फ़ोन मी लिखने की कोशिश की टू रिचार्ज हाई ख़त्म था भाई को रीचेगे करने ए बोली टू उसने गैल्ट नवंबर में रीचेगे कर दिया फ़ोन को बनवने गई तेज़ बारिश में 10 किलोमीटर्स दूर टू वो लोग बोले कि आज ठीक नहीं हो पाएगा कल जाना फ़ोन मैं घर आई टू पानी में स्लिप हाई कर इटानी जोर से गिरी कि मेरे मी पे मी चोट गया और आज सुबह से तेज़ बारिश है डी मुस्लिम से मैं डुआस फ़ोन मांगी गो फ़ोन खाब था रीचेगो करवाए और आज टूटे हुए फ़ोन में पात दरी हूँ कल का पूरा दिन मेरा खाब था हद से जखाब और आज भी। प्रियांश सीधे अपने कमरे के तरफ चले जाते हैं। रियांश के आंखें पूरे तरह लाल हो चुके थे, जैसे उसमें खून निकलने वाला हो। वो रूम में इधर उधर घूमते हुए उसको बार बार कुछ धुंधली सी यादें सामने आ रहे थे, जो उसको अंदर तक जलते जा रहा था। वो एक जोर की चीख के साथ वहां रखे हर एक महंगे सामान को, जिसके कीमत करोड़ों में थे, उसको इधर उधर फेंकने लगा। उसका गुस्सा उसके बॉडी से निकलने वाला खतरनाक ऑरा से पता चल रहा था कि वो अंदर तक कितना जल रहा है। तभी प्रियांश रूम में आते हुए उसके आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुके थे।
जैसे उसमें अंगारे दहेज रहे हो। वो एक नज़र रियांश को देखते हुए बिना कुछ बोले सोफे पर किसी राजा के तरह बैठ गया और अपने घुटनों पर कोहनी को टिकते हुए अपने पैर को हिलाने लगा और एक तक नीचे फर्श को देखे जा रहा था। उसके वो खामोशी ही उसको सबसे डरवाने बने रहे थे। उस रूम से सिर्फ सामान के टूटने के आवाज आ रहे थे। तभी वहां राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की अंदर आए और पूरे रूम का नज़ारा देखते रियांश प्रियांश को देखने लगे, क्योंकि ये सब उनके लिए नॉर्मल से बात थे। जब करोड़ों के सामान यूं ही चुटकियों में फेंक जाता बोले जाए, ये सब उनके लिए कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो लोग हर एक बिताते सेकंड के साथ खरबों रुपए कमा रहे थे। और रियांश प्रियांश का ये भयानक रूम पिछले 5 सालों से देखते आ रहे थे। वो पांचों अंदर आते प्रियांश के साइड साइड बैठते, एक नज़र प्रियांश को देख रियांश को देखते हुए बोलने लगे, राज रिलैक्स रियांश अंकल अपने जगह ठीक है। युवराज हाँ रियांश, हम सब जानते हमारे वजह से क्या हुआ है, हम चाह कर भी अब बीते हुए कल को नहीं बदल सकते। अर्नव उन्होंने हमें पहले से ही अलर्ट करते आ रहे थे, उनके नाराजी जायज है, उन्होंने हम लोगों के वजह अपनी बेटी खोया, इस घर की खुशियाँ। अनुराग सारे रिश्तों के साथ इस घर की खुशियाँ सिर्फ वही ला सकती है जिस तक हम लोग चाह कर ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। रियांश उनके बातें सुनते हुए भी गुस्से से रूम के हर एक सामान को तोड़ते जा रहा था। फिर रुक उनके तरफ अपने लाल और डरवानी नज़रों से देखते हुए बोलने लगा, जानता हूँ मैं सब कुछ, आज भी मुझे याद मिस्टर जिंदल की बातें। आई एम एंग्री विद माई सेल्फ दैट डिस्पाइट हैविंग सो मच पावर आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी एग्जिस्टेंस ऑफ इट। वो जहाँ भी है अब उसको लौटना ही होगा, वरना आई विल किल एवरीवन। इतना बोलते रियांश वहाँ बाथरूम के तरफ चला गया। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उसको जाते हुए देखने लगे। तभी प्रियांश के खौफनाक आवाज उनके कानों में गूंजी, He made a big mistake by running away from us। इतना बोलते प्रियांश अपने डरवानी नजरों से उन पांचों को देखते वहां से चला गया। ऐसे ही वक्त बिताते गए। प्रियांश बढ़ते दिनों के साथ और भी ज्यादा भयानक होते जाते और पूरे टाइम अपने ऑफिस के काम के बाद अपने रात उन अंधेरे 4 दीवारों में अंशी को महसूस करते बिताते, या उसके कमरे की तन्हाई भरे सुकून में जिसमें उनको नींद के मेडिसिन से भी 1 घंटे की नींद आने भी मुश्किल हो चुके थे, जिसे उनके वो डरावनी आंखें और भी ज्यादा भयानक हो चुके थे। बढ़ते जा रहा था तो उनका बिजनेस और छीनते जा रहा था उनका सुकून, जिसमें वो लोग हर एक सांस किसी घुटन में जी रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उनके दर्द को देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा बोझ था जो उनको जीने नहीं दे रहे थे। वो लोग अपने तरफ से दिन रात अपने आदमियों से अंशी को पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे 1 सेकंड नहीं गुजारा होगा जब उनके आदमियों ने अंशी का पता लगाने की कोशिश न किए हो। ऐसे ही पूरे 1 हफ्ते बीत चुके और वो दिन भी आ गया जब प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की को अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग के साथ अपने फैमिली ट्रैप पर जाना था, जहां अनामिका जी अपने घर का एक सुकून लाने जा रही थी, उसी उम्मीद के साथ कि उसके कान्हा उन्हें उनके घर की खुशियां इस ट्रिप के साथ उन्हें मिलवा देंगे। उन्हें अंदर से एक उम्मीद थी, इस बार वो खाली हाथ वापस नहीं आएगी। उनके प्रभु उनको इस बार उनके बच्ची से जरूर मिलवाएंगे। अनामिका जी अपने घर के मंदिर में कान्हा जी के सामने अपने हाथ जोड़ो उनके तरफ अपने अंशु भरे आंखों के साथ देखते हुए बोलने लगी, मैं जो उम्मीद लेकर जा रही हूँ मेरे कान्हा उसे बनाए रखना। मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है, पर आपके बनाए हुए इस रास्ते में मैं अपनी बच्ची को वापस लाने जा रही हूँ। मुझे आप पर पूरा यकीन प्रभु, आप मेरे परिवार की खुशियाँ को जोड़ दोगे। अपनी इस भक्त की अस रख लेना कान्हा। इतने बोलते अनामिका जी एकटक कान्हा के मूर्ति को देखते वहां से चली गई। जिंदाल मैंशन के बाहर लगभग 60 स्टाइलिया कार खड़े थे, जिसमें 5 लग्जरी कारों में प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की, अनामिका जी, आयुष्मान जी थे और बाकी गाड़ियों में उनके गार्ड थे। अनामिका जी कार में बैठे खिड़की से अपने महल जैसे घर को देखते हुए मन ही मन बोलने लगी, अब हमारे इस मकान को फिर से घर बना कर रहूंगा। उसी के साथ वो सभी गाड़ियां आगे बढ़ते हुए जिंदल पर्सनल एयरपोर्ट पर चले गए, जहां से उनके लिए स्पेशल एयरप्लेन रेडी थे। वहां हर एक चीज के फैसिलिटी 8 स्टार होटल से भी ज्यादा लग्जरी थे। कुछ ही देर में उनके कार एयरपोर्ट में आकर रुके। वहां पर भी बहुत सारे ब्लैक कपड़े पहने बॉडीगार्ड फेक से थे, जो उनके कार रुकते ही उन 6 कारों का एक दरवाजा खोलते सर झुकाकर खड़े हो गए। वैसे ही प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, आयुष्मान जी, अनामिका जी वहां से निकलते हुए प्लेन में जाकर अपने पर्सनल रूम में चले गए, जहां पर हर एक चीज के फैसिलिटी मौजूद थे।
कुछ देर में ही प्लेन कश्मीर की उड़ान भरने लगे। वैसे ही अंदर अपने रूम में लैपटॉप में काम करते रियांश और प्रियांश का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक अजीब सा एहसास होने लगा उन्हें। उनका ध्यान अपने काम से हटकर अपने जोरों से धड़कते दिल पर चला गया जो अपने रफ्तार तोड़ धड़क रहे थे। दोनों अपने दिल में हाथ रख लिए और उसे महसूस करने लगे। लगभग 1 घंटे के अंदर उनके प्लेन कश्मीर की उन सुकूनदायक वादियों में पहुंचा जहां उनकी रूह रहती थी। उनके प्लान सीधे जिंदल फैमिली की प्राइवेट एयरपोर्ट पर आकर रुके। वैसे ही अंदर बैठे रियांश प्रियांश जो अपने आंखें बंद कर अपने धड़कते दिल को महसूस कर रहे थे। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा। वैसे ही उनके सांसों में कुछ अलग से खुशबू महसूस होने लगा। वैसे ही दोनों झटके के साथ अपने आंखें खोल दिए और वहां के बहती हवाओं में उस अजीब से खुशबू को महसूस करने लगे। वहां की हवा में अपने अंदर तक भरते हुए कुछ बेचैनी दिखने लगे उनके चेहरे पर। आखिर क्या था उन हवाओं में जो उनको बेचैन कर रही थी। आखिर कैसा एहसास था ये जो वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। क्या हो रहा उनके साथ। आखिर क्यों कश्मीर की हवा में ये अलग एहसास है जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। वही राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग जो अपने रूम में बैठे काम कर रहे थे, उनको भी वहां की हवाओं में कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। उनका ध्यान अपने काम से हट गया और उन बहती हवाओं को महसूस करने लगे। फिर ये सोचकर इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगे कि ये कश्मीर है, हेवन ऑन अर्थ। यहाँ के हवाओं में कुछ तो बातों होगी ही ना। वही आयुष्मान जी और अनामिका जी को कुछ अजीब सा लगने लगा। वो सभी अपने ही फीलिंग को समझने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी सभी के रूम एक एयर होस्टेस आते हुए अपना सर झुकाकर बड़े अदब के साथ उनको इन्फॉर्म करने लगी कि वो लोग कश्मीर पहुंच चुके हैं। लगभग 10 मिनट के अंदर सबसे पहले आयुष्मान और अनामिका जी प्लेन से निकलते वहां के वादियों को देखते एक पल के लिए खो ही गए। कुछ तो खास था वहां, बहुत खास। वो दोनों गर्मदायक जैकेट पहनते वहां से नीचे उतरने लगे और जैसे ही वहां की जमीन अपने पैर रखे वैसे उनको वहां की मिट्टी में कुछ अपना सा एहसास होने लगा। आयुष्मान जी के पैर वहीं पर ही रुक गए। अनामिका जी वहां के नज़ारे को देखते हुए अपने मन में उठते ख्यालों में खोई हुई ही थी कि आयुष्मान जी अनामिका जी के हाथों को पकड़कर बोलने लगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अनु जैसे यहाँ कोई अपना है। अनामिका जी उनके बातों को सुन आयुष्मान जी के आंखों में देखने लगी। उसके बाद राज, युवराज, अर्नव, अनुराग, विक्की वहां से बाहर निकाले। वैसे ही उनको एक ठंडी हवा का झोंका छूकर चला गया जिसे उन्हें एक सुकून के साथ किसी अपने का एहसास होने लगा, जैसे यहाँ की हवा उनसे कुछ कहा रही हो। लगभग 15 मिनट बाद प्रियांश खुद को ठीक करते हुए अपने अंदर उठाते जज़्बातों को दबाते हुए अपने अपने रूम से बाहर निकले। वैसे ही उनके नज़र एक दूसरे से टकरा गई जो नज़रों में ही कुछ अलग से सवाल कर रहे थे। आखिर है थे दोनों जुड़वा जिसे उनके बातों को जबान की जरूरत नहीं पड़ते। फिर दोनों एक साथ गर्म ब्लू जैकेट पहने जैसे ही वहां से बाहर निकले वैसे ही वहां बर्फ के हल्की बारिश के साथ ठंडे हवाएं बहाने लगे, जैसे उनसे कुछ कहना चाह रही हो। फिर से उनका दिल अपने रफ्तार तोड़ धड़कने लगा। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखते जैसे ही उन बर्फीली मिट्टी में अपने कदम रखे वैसे ही उनको ऐसा लगा जैसे कोई उनका खास बहुत काश उनको याद कर रहा हो, जैसे उनके दिल का टुकड़ा उनको फूंक रहा हो। एक अजीब सा एहसास जो किसी मासूम के दर्द बता रहा था उनके लिए। तभी एक तेज हवाओं का झोंका उनसे गुजारते चला गया। वो दोनों अभी अपने दिल में हाथ रख ये महसूस कर ही रहे थे कि उनके साथ ये क्या हो रहा था। वैसे ही उनके आंखें बंद हो गए और अंदर तक उठा एक जज्बात। वो दोनों एक झटके से अपने आंखें खोल एक दूसरे के लाल हो चुके आंखों में देखने लगे। तभी रियांश के आंखों में देखते हुए बोला, भाई वो ये हवाओं में ये खुशबू। प्रियांश के आंखों में देखते हुए बहुत डरवानी आवाज के साथ बोलने लगा, अगर वो यही है प्रियांश तो उसको अब कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं है। इतने बोलते रियांश वहां से आगे बढ़ गया। रियांश को जाते देख खुद से बोलने लगा, यहाँ की हवाएं तुम्हारे एहसास करा रहे हैं, साथ में कुछ अजीब से चीजें जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर एक सनक के साथ बहुत खतरनाक तरीके से बोलने लगा, अगर तुम यहाँ छुपी हो जान तो तुम्हें अब मेरे नजरों से कोई नहीं छुप सकता। आई एम वेटिंग फॉर। वहां के एयरपोर्ट पर लगभग 100 से भी ज्यादा गार्ड उनके प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे। साथ ही साथ आज वहां बहुत लग्जरी तरीके हर एक चीज को सजाया गया था, जिनके कीमत करोड़ों में थे। उनके गार्ड उनको प्रोटेक्ट करते जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले वैसे वहां के उनके कंपनी के मैनेजर के साथ कश्मीर के बड़े बड़े कंपनी के मालिक अपने हाथों में फूलों के गुलदस्ते पकड़े सर झुकाए खड़े थे, जैसे वो सब उनके गुलाम हो। साथ ही साथ कश्मीर के सीएम भी, जिसे वहां पर 500 से ज्यादा गार्ड और गाड़ियों लाइन लगे हुए थे। पर प्रियांश के गार्ड उनको इतने प्रोटेक्ट करते जा रहे थे कि किसी को उनके एक अंश मात्र नजर नहीं आ रहा था। वो लोग वहां से निकलते सीधे अपने गाड़ियों में बैठ गए, जिसे वहां से 50 गाड़ियों को एक लाइन से तेजी से निकलते चले गए।
उनका रुतबा पावर ऑरा ऐसा था कि किसी को उनके परछाई तक दिखने नहीं मिलता। यहाँ तक कि उनको खबर भी नहीं रहते, पर इस बार सिर्फ वहाँ के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन को पहली बार खबर मिली कि वर्ल्ड किंग कश्मीर आ रहा, जिसे वो लोग पूरे तरह शौक ही गए थे और अपने तरफ से पूरे तैयारी करते कांपते हुए पिछले 1 घंटे के अंदर इतने तेजी से पहुंचे थे कि उनको सांस लेने तक का टाइम नहीं था, या बोले जाए सभी अपने दिल को हाथ रख कर आए थे। जिंदाल फैमिली के कार कश्मीर के रास्तों से होते हुए एक बहुत बड़े 60 मंजिल के होटल के सामने जाकर रुकी, जहां पर पहले से ही बहुत सारे गार्ड खड़े थे। उनके कार रुकते सभी गार्ड निकलते उनके कार का एक एक गेट खोलते उनको प्रोटेक्ट करने लगे। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, आयुष्मान जी, अनामिका जी वहां से निकलते सीधे होटल के अंदर जाने लगे, जो कि उनका 8 स्टार होटल, जो उनके आने से वह के मैनेजर अपना सर झुकाए खड़ा कांप रहा था और उनके आते ही झुकते हुए बोलने लगा, वेलकम किंग। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग किसी पर ज्ञान दिए बिना वहां से 60 फ्लोर पर चले गए, जो उनका अपना पर्सनल फ्लोर था, जहां उनके फैमिली के सिवा कोई भी नहीं जा सकता था। आयुष्मान जी और अनामिका जी उन लोगों को जाते देख मैनेजर को देख मुस्कुराने लगे, जिसे मैनेजर बड़े अदब के साथ बोलने लगा, आए सर, जिसे आयुष्मान और अनामिका जी भी 60 फ्लोर पर चले गए, जो कि वो सातों लड़के यहाँ अपने काम से आए थे। इसलिए नितिन और नियम भी और राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के पर्सनल सेक्रेटरी वहां पहले से पहुंच चुके थे। अनामिका जी ज्यादा लंबा सफर नहीं कर सकती थी, इसलिए उन सबको अपने होटल में रुकना पड़ा, वरना उनका कश्मीर में एक आलीशान विल भी था, जिसके लिए उनको थोड़ा आगे और जाना पड़ता। हालांकि वहां हर एक चीज के फैसिलिटी थी और न अनामिका जी को कोई प्रॉब्लम हुआ, फिर भी उनके हेल्थ के लिए डिसीजन लिए कि थोड़े देर बाद सभी अपने विल के लिए निकलेंगे। कुछ देर सभी उस होटल के उस रूम में रेस्ट करने के बाद उनके गाड़ियां फिर से अपने मंजिल कश्मीर के एक आलिशान विल की ओर बढ़ने लगे। वो 50 गाड़ियां एक लाइन से होते कश्मीर की उन बर्फीली सड़कों पर आगे बढ़ते जा रहे थे। वहां पूरे सुरक्षा गार्ड को देखते आज पूरे उन रास्तों पर जहां जिंदल फैमिली की गाड़ियां गुजर रहे थे, वो पूरा सड़क आज खाली करवा दिया गया था। वहां पर उन गुजारते ठंडी हवाओं और उन बर्फ से ढके पेड़ों और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहे थे। जिंदल परिवार के गाड़ियां अपने रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहा था। वहीं रियांश, प्रियांश उन गुजराती ठंडे हवाओं को महसूस करते कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उनके गाड़ियां जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, उनका दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। एक अजीब से बेचैनी होने लगा था उन्हें। उनके कार के सभी खिड़कियां बंद थे, जिसे उनको थोड़े भी ठंडी का नाम मात्र भी नहीं लग रहा था, पर पता नहीं क्यों कुछ अजीब से ठंडे हवा का झोला उनको छूते गुजरा रहा था, जो उनके अंदर तक एक अजीब सुकून के साथ कुछ बहुत अजीब से फीलिंग दे रहे थे। वो फीलिंग ऐसी थी कि उस ठंडी में भी उनके पूरे जिस्म में पसीने आने लगे, उनके धड़कन तेज होने लगे, एक अजीब सा डर लगने लगा। जिसे वो दोनों अपने कारों खिड़कियां ओपन कर दिए, वैसे ही उनको ऐसा लगा जैसे किसी अपने ने उनको छुआ हो। वो ठंड, एहसास, वो अजीब से खुशबू जो मुंबई की जिंदल मैंशन के उस खूबसूरत बंद कमरे के अंदर आती एक अजीब से असमंजस नजर आने लगे। उनके आंखों में एक अजीब से बेचैनी दिखने लगा। वो दोनों बाहर के नजरे को देखते खुद में उमड़ते जज्बातों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उनके आंखें खुद ब खुद उन सुकूनदायक ठंडी हवाओं को महसूस करते बंद हो गए। वही नितिन और नियम आपने अपने बॉस के साथ ड्राइवर के बगल वाले सीट पर बैठे हुए उनके नजरे अपने बॉस पर चले गए। वो लोग देख सकते थे उनके बॉस जब से यहाँ आए हैं तब से बहुत अजीब से बेहवियार कर रहे हैं। इस बर्फ जमाने वाले ठंडी में उनके चेहरे पर पसीने नजर आ रहे थे, उनके आंखें लाल होते जा रहे थे। दोनों को अपने बॉस की चिंता होने लगे थे। वो दोनों रियांश और प्रियांश को देखते हुए बोलने लगे। रियांश के कार में, नितिन, किंग आप ठीक है ना? रियांश अपने आंखें बंद किया, वैसे ही बस एक टूक हम्म का जवाब दे दिया। इसे आगे पूछने की हिम्मत नितिन में नहीं थे। वो अपने पसीने से भीगे बॉस को देखने लगा। प्रियांश के कार में, नियम, किंग लगता है आपके तबीयत खराब, हमें हॉस्पिटल के तरफ चलना चाहिए। प्रियांश वैसे ही आंख बंद किए बिना किसी भाव के बोला, आई एम ऑल राइट। वहीं राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी अपने कार बैठे कुछ अजीब सा महसूस कर रहे थे। तभी राज उन छूटते कश्मीर के रास्तों को देखते हुए बोलने लगा, ये मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा, क्यों मुझे यहाँ की हवाओं में किसी अपने का एहसास दिला रहा था। राज के बात सुनते युवराज, अनुराग, विक्की, अनुराग जो बाहर के तरफ देख रहे थे, राज के तरफ देखने लगे। युवराज राज के तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ही नहीं राज, मुझे भी कुछ अजीब फीलिंग आ रही है यहाँ। अर्नव, ये वादियाँ कुछ तो कहाँ रही। अनुराग, मुझे भी।
विक्की, हमें राज, हमें कुछ तो है यहाँ, क्यों ये हवाओं में अजीब सा सुकून है। और आयुष्मान और अनामिका जी, जिनके कार में पूरे तरह शांति छाया हुआ था। आयुष्मान जी, जो अपने आंखें बंद कर कुछ सोच रहे थे, वो बोलने लगे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अनु, जैसे मैं अपने बच्ची के करीब हूँ। अनामिका जी बाहर के रास्तों को देखते कुछ सोच रही थी। वो आयुष्मान जी के बात सुन उनके तरफ देखने लगी, पर उनके पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं थे, क्योंकि उनका दिल तो पहले से यही कहाँ रहा था, ये सफ़र उनको उस तक पहुँचाएगा जिसके लिए उनका पूरा परिवार बिखर गया। सभी अपने दिल और दिमाग में उठाते सवालों में बेचैन हुए जा रहे थे। कुछ बहुत अजीब फीलिंग हो रहे थे उनको, जो उनके दिल को तो सुकून दे रहा था, पर दिमाग में कुछ अजीब से तूफान चल रहे थे। पर इन सब में उनके गाड़ियां अपने कतार में आगे बढ़ते जा रहा था। तभी अचानक से सबसे पहले वाली कार रुकी। उसके वजह से उसे पीछे के कार एक कर झटके से रुकने लगे, जिसे रियांश, प्रियांश, आयुष्मान जी, अनामिका जी, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग जो अपने कार में थे, और कार के इस तरह अचानक से रुकने से उनको एक झटका लगा, जिसे रियांश, प्रियांश जो अपने आंखें बंद किए हुए थे, वो दोनों झटके के साथ अपने आंखें खोल दिए। उनके आंखें बिल्कुल लाल हो चुके थे, उसके चेहरे पर जैसे शैतान हावी हो चुका था। वही उनके ड्राइवर थार कांप रहे थे। देखते ही देखते उन दोनों कारों का माहौल गर्म होता चला गया। नितिन और नियम और रियांश प्रियांश के कार में थे। वो दोनों अपने कार के अचानक से रुकने से एक नज़र अपने बॉस को देखने लगे, जिनके आंखें अंगारे उगल रहे थे। नितिन ड्राइवर के हालत देख एक नज़र सामने देखते हुए बोला, किंग, सामने की सभी कार अचानक से रुके हैं, कुछ प्रॉब्लम आई है शायद। मैं देखता हूँ। रियांश उसके बात सुन अपने लाल आंखों से ड्राइवर को एक नज़र देखते हुए बोला, गो एंड किल हुएवर इज डूइंग दिस। नितिन अपना सर हाँ में हिलाते चला गया। वैसे ही उस पूरे एरिया को उनके गार्ड कारों से निकल घेर कर खड़े हो गए। प्रियांश के कार से नियम और दूसरे कार से राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के सेक्रेटरी निकल सामने के तरफ देखने चले गए। रियांश, प्रियांश, राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग, आयुष्मान जी, अनामिका जी को उनके कार के बाहर गार्ड खड़े प्रोटेक्ट कर रहे थे। आयुष्मान जी बाहर देखते अपने साइड कार की खिड़की ओपन कर गार्ड को देखते हुए बोले, क्या प्रॉब्लम है। गार्ड अपना सर झुकाते हुए बोलने लगा, मास्टर किंग, कार के सामने अचानक से दो छोटे लड़के आकर खड़े हो गए, जिसे हमें कार रोकना पड़ा। बाकी उनको बॉसेस देखने गए हैं। आयुष्मान जी गार्ड के बात सुनते बोलने लगे, बच्चे ठीक है, उनको चोट तो नहीं आई है, हम चलते। ये बोलते आयुष्मान जी कार से बाहर निकलने लगे, जिसको देखते गार्ड बोलने लगा, आई एम सॉरी मास्टर किंग, पर किंग का ऑर्डर है, आप और मास्टर क्वीन कार से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ की सुरक्षा हाई नहीं है, आप प्लीज अंदर रहिए, उन बच्चों को बॉस देख रहे हैं। गार्ड के बात सुनते आयुष्मान जी के हाथों के मिट्टी कस गई। वो गुस्से से बोलने लगे, वो दोनों खुद को समझते क्या है, बाप हूं मैं उनका, मुझ पर हुक्म चलाना चाहते। दो बच्चों का हमारे कार से एक्सीडेंट हुआ है, पर वो हैवानों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अनामिका जी का दिल भी बच्चों के नाम सुन अजीब से बेचैनी होने लगी। वो आयुष्मान जी को शांत करवाते हुए बोलने लगी, आप शांत रहिए जी, ये कश्मीर है, यहाँ की सुरक्षा आप जानते हैं कितने साजिशों से घिरा है, और इस चीज़ की खबर पूरे दुनिया को होगी। वर्ल्ड किंग और दुनिया के बाकी देशों राज करने वाले लोग कश्मीर में हैं, उन्होंने जो किए सोच समझा कर ही किए हैं जी, आप बैठे रहिए, उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ होगा, आप चिंता मत कीजिए। नितिन, नियम और राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के सेक्रेटरी के साथ कुछ गार्ड वहां पर जाकर देखने लगे, जहां पर लगभग 4-5 साल के दो छोटे लड़के बीच सकड़ पर बैठ अपने बुक निकाल बहुत सारी पेंसिल फैलाए कुछ बना रहे थे, जिसको देखते उन लोगों के भौहें सिकुड़ गए और शौक से उन दोनों बच्चों को देखने लगे, जो पूरे दुनिया जहां से दूर बीच सड़क अपने किताबें बिखरे ड्राइंग कर रहे थे। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के सेक्रेटरी, जिनका नाम विभय, राघव, मनीष, पवन, करेश, उनके में विभय अपने आंखें और मुंह फाड़े देख रहा था। वो बोलने लगा, बेचारे बच्चे, देखो इनका इस दुनिया कोई नहीं, इनके रहने के कोई जगह भी नहीं, फिर भी देखो कितने मेहनती है ये बच्चे, बीच सड़क पर बैठ पढ़ाई कर रहे, देखना एक दिन यही लोग बहुत बड़े महात्मा बनेंगे। मेरा जीवन तो ध्यान हो गया इनके दर्शन पाकर, चलो इनके पैर छूकर कुछ पुण्य कमा लेते हैं, वैसे भी हमारे इतने पापा है कि मरने बाद नरक में भी सीट नहीं मिलेगा। ये बोलते विभय अपने हाथ जोड़ा, उनको बड़े प्यार और श्रद्धा भाव से देखने लगा, जैसे कोई भगवान देख लिया हो। करेश विभय के सर में चपत लगाते बोला, पता नहीं राज बॉस ने तुझे किस एंगल से देखकर अपने सेक्रेटरी बनाए हैं, तुझे उन दोनों के कपड़े, स्कूल बैग देख लगता है वो दोनों अनाथ या भिखारी के बच्चे हैं। उनके शकल भले ही नहीं दिख रही, पर उनके शरीर को देखकर ही पता चल रहा है वो दोनों हो ना हो अमीर आदमी के ही बेटे हैं।
तभी मनीष हंसते हुए बोला, राज बॉस से 4 कदम आगे है। वही विभय करेश के बात सुन कुछ सोचते उन बच्चों को ध्यान से देखने लगा और मनीष के बात सुनते उसको गुस्से से घूरने लगा। तभी नितिन और नियम जो बिना भाव के उन दोनों बच्चों देख रहे थे, वो उनके बातें सुन थोड़े तेज और कड़क आवाज के साथ बोलने लगे, स्टॉप योर बुलशिट और जाओ जल्दी साइड करो उनको यहाँ से। नितिन के बात सुन वो पांचों चुप हो गए और उनमें राज करेश उन दोनों बच्चों के पास जाकर खड़े हो गए। पर को दोनों बच्चे अब भी उनके तरफ नहीं देख रहे थे, बस दोनों कुछ ड्राइंग किए जा रहे थे, जिसे विभय और करेश एक दूसरे के चेहरा देख उन दोनों बच्ची को देखते हुए बोले, बच्चों तुम दोनों यहाँ बीच रास्ते पर क्या कर रहे हो, ये कोई जगह नहीं तुम्हारे ड्राइंग करने का, जाओ अपने घर। पर उन दोनों बच्चों को तो जैसे उनके आवाज सुनाई ही नहीं दे रहे थे, दोनों बस अपने सर झुकाए ड्राइंग कर रहे थे, जिसे करेश थोड़े तेज आवाज के साथ बोला, अपने ड्राइंग साइड में जाकर करो, हटो यहाँ से। पर उन दोनों बच्चों के ऊपर तो जैसे उनके बातों का जू तक नहीं रेंग रहे थे। कुछ देर तक वो दोनों उनको बोलते ही रहे पर उन बच्चों को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी विभय कुछ सोचते हुए बोला, करेश लगता है बेचारे बच्चों को सुनाई ही नहीं देता, कितने प्यारे बच्चे हैं। कावेश विभय को एक नज़र देख गुस्से से बोला, ये सुना नहीं सकते तो देख तो सकते हैं ना, इनके सामने दो इतने बड़े आदमी खड़े हैं पर इनके नजरें एक पल के लिए उठ ही नहीं रहे। अब तू ये मत बोलना, ये दोनों अंधे हैं, देख ले ध्यान से, दोनों ड्राइविंग कर रहे हैं। विभय जो कुछ बोलने वाला था वो करेश के बात सुन पूरे तरह चुप हो गया और उन बच्चों को घूरने लगा। वही नितिन नियम जो कब से खड़े उनको देख रहे थे और विभय और करेश को आपस में बात करते देख गुस्से से उनके पास जाने लगे। उनके पीछे राघव, मनीष, पवन भी जाने लगे। नियम उनके पास पहुंचते विभय और करेश को देख गुस्से से बोलने लगा, व्हाट आर यू डूइंग सो लॉन्ग बास्टर्ड्स। विभय उनको देखते बोला, सर हम इनको कब से बोल रहे हैं पर ये दोनों हटाना तो दूर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। नितिन विभय के बात सुन उन दोनों को देखते हुए अपने कठोर आवाज के साथ बोलने लगे, तुम दोनों को सुनाई नहीं देता क्या, कब से तुम दोनों को यहाँ से हटाने के लिए बोला जा रहा है। अगर तुम दोनों बच्चे न होते तो ये 50 गाड़ियाँ तुम दोनों के ऊपर से गुजराती। नितिन के बोलने पर भी वो दोनों कोई भी रिएक्ट नहीं किए, जिसे उनको गुस्सा आने लगा। नियम उनमें से एक बच्चे के कंधे पर हाथ रख दिए, जिसे वो दोनों बच्चे एक साथ अपने फेस ऊपर कर नजरें उठाते उनके तरफ देखने लगे। वैसे ही उनके नितिन नियम के साथ बाकियों के आंखों हैरानी से फैल गए, जैसे उनको यकीन ही न हो रहा हो वो जो देख रहे हैं वो सच भी है या सपना। इधर अपने कारों में बैठे रियांश और प्रियांश जो कब से अपने घड़ी में टाइम देखे जा रहे थे, लगभग 15 मिनट बीत चुके थे पर अभी तक वो लोग आए नहीं, जिसे उनके आंखें लाल होने लगे। उनके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा, क्योंकि उनका हर एक सेकेंड की अरबों में कीमत थे। वैसे देखते ही देखते उन दोनों कारों का तापमान बढ़ता चला गया, जिसे उन दोनों कारों के ड्राइवर के पसीने छूटने लगे, उनका पूरा जिस्म कांपने लगा। तभी उन दोनों कारों के पास नितिन नियम आते प्रियांश को अपना सर झुकाकर ग्रीट करते बोलने लगे, आई एम सॉरी किंग, पर वहां पर 2-4 ईयर के बच्चे हैं जो बीच रास्ते पर बैड ड्राइविंग कर रहे हैं। हमने उनको वहां से हटाने के पूरे कोशिश किए पर वो दोनों हटाने को तैयार ही नहीं है। इतने बोलते वो दोनों अपने बातों में ही शर्मिंदा होने लगे, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा शर्मदायक बात थी कि वर्ड किंग के पर्सनल गार्ड और सेक्रेटरी, जिनका इस दुनिया में कोई मुकबाला नहीं, वो आज वर्ड किंग से 2-4 साल के बच्चे के शिकायत कर रहे हैं। साथ ही साथ इतने सारे गार्ड और दुनिया के किंग के सेक्रेटरी मिलकर भी उनको हटा नहीं पाए, जो उनके लिए शर्म से मार जाने वाली बात थे। पर वो लोग जानते थे उन्होंने कितनी कोशिश की थी, पर उनमें इस चीज़ का ऑर्डर नहीं था कि वो लोग किसी बच्चे को एक खरोच तक पहुंचा सके। इसके पीछे के वजह थे आयुष्मान जी, जो वर्ल्ड किंग के डेड थे, साथ ही इंडियन किंग। उनके बात सुनते रियांश प्रियांश उनको अपने लाल आंखों से ऐसे देखने लगे जैसे उनको यकीन न हो रहा हो यही उनके आदमी है, वर्ल्ड के सबसे ताकतवर गार्ड, जिसे उनके चेहरे के भाव इतने डरवाने और खतरनाक होने लगे जैसे उन दोनों बच्चों के साथ अपने आदमियों को भी मौत के घाट उतारने वाले हो। वो दोनों अपने कार से उतरते अपने गर्दन टेढ़ी करते सामने के तरफ देखने लगी। तभी रियांश और प्रियांश जो एक साथ अपने कारों से उतरे थे, एक दूसरे के आंखों में देखते आगे बढ़ने लगे। वही राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग भी उनको जाते देख और गार्ड से उन बच्चों के बातें सुन उनके पीछे जाने लगे। रियांशा और प्रियांश अपने आंखों में एक अजीब से आग लिए अपने लंबे कदमों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, जिनके साइड में नितिन और नियम थे। उनके गार्ड पूरे तरह से घिरे हुए थे, साथ ही साथ सबके चेहरे उन बर्फीली जगह में भी पसीने छूट रहे थे। उनका ऑरा इतना खतरनाक था जैसे उनके छूने भर से ही लोग जलकर राख हो जाए। उनके पीछे पीछे राज, युवराज, अर्नव,
विक्की, अनुराग और उनके सेक्रेटरी और उनके गार्ड उनको घिरे हुए आगे बढ़ रहे थे। वही आयुष्मान और अनामिका जी उन सभी को जाते हुए देख रहे थे। आयुष्मान जी थोड़े गुस्से और चिंता भरे भाव से बोलने लगे, ये सभी वहां क्यों जा रहे हैं, वो बच्चे ठीक तो है ना। अनामिका जी को भी सभी को वहां जाते देख थोड़े चिंता होने लगे थे। आयुष्मान जी साइड में खड़े गार्ड को देखते हुए अपने कड़क आवाज के साथ बोलने लगे, क्या हुआ है, वो सभी वहां क्यों जा रहे हैं, बच्चे ठीक है ना। अगर उनको तुम्हारे किंग के वजह से थोड़े भी खरोच आया होगा तो याद रखना तुम्हारे किंग के साथ तुम सबको ऐसी बर्बादी का सामना करना पड़ेगा जो तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतने बोलते आयुष्मान जी गेट से बाहर निकलने लगे, जिसको देखते हुए गार्ड थोड़े डरते हुए बोलने लगा, मास्टर किंग आप प्लेज अंदर रहिए, आपके ऑर्डर के हिसाब से किंग के सारे आदमी कभी किसी बच्चों को एक खरोच तक नहीं पहुंचाए हैं, वरना अब तक 50 कारें उनके लाशों से गुजरे होते। आयुष्मान जी उस गार्ड के बात सुनते उसको गुस्से से घूरने लगे, जिसे गार्ड डर कर थोड़ा पीछे हो गया। आयुष्मान जी कार से निकलने लगे, जिसको देखते अनामिका जी उनको रोकते हुए बोली, आप जानते हैं ना जी, उन्होंने आपके कहने पर आज तक किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हो पर कभी किसी मासूम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, आप बैठाए। आयुष्मान जी अनामिका जी के बात सुनते न चाहते भी उनको मजबूरन वहां रुकना पड़ा। फिर वो कुछ सोचते हुए बोलने लगे, बड़ी अजीब बात है अनु, 4-5 साल के 2 बच्चों को दुनिया के सबसे पावरफुल गार्ड मिलकर नहीं हटा पाए, इनके लिए खुद वक्त के किंग को जाना पड़ा, कुछ तो बात है उनमें। अनामिका जी को भी ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इतनी छोटी से बात के लिए तो जैसे उनके बेटों के पास सुनने तक का टाइम नहीं होता, पर आज वो खुद 2 छोटे बच्चों के पास जा रहे सिर्फ उनको रास्ते से साइड के लिए। वही रियांश और प्रियांश वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। कुछ अजीब सा एहसास होने लगा उन्हें, जिसे वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। कुछ अपना सा एहसास था जो उनको घिरे रहा था। वो लोग जैसे ही सामने वाले कार के पास पहुंचे, वैसे ही उनके आंखों में अजीब से भाव आने लगे। उनके पीछे राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग जब सामने का नजारा देखे तो उनके आंखें बड़ी हो गई। उनका मुंह तो जैसे खुला का खुला रह गया। वहां पर छोटे छोटे लगभग 4 साल के बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहने बीच रास्ते में अपने सभी किताब एक लाइन बनाते रास्ते को 2 हिस्से में कर रहे थे, और उनके पास खड़े गार्ड उनको कब से धमकाए जा रहे थे, जिसको सुन किसी भी नॉर्मल इंसान के पैंट गीले हो जाए, पर उन दोनों बच्चों को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दोनों पूरे रास्ते बीचों बीच अपने बुक को लाइन बनाते इतनी सिद्धाता से कर रहे थे जैसे वो दोनों बहुत बड़ा काम कर रहे हो। उनके हाथ देखते राज अकलाते हुए बोलने लगा, ये क्या हो रहा है। अर्नव सामने के तरफ देखते हुए राज के बात का जवाब देते बोलने लगा, वही जो तू देख रहा है। वैसे ही राज अपना पेट पकड़ा जोरों से हंसने लगा। वो इतने जोरों से हंस रहा था जिससे उसके आवाज तक नहीं निकल रहे थे। उसी के साथ विभय भी जोरों से हंसने लगा, जिसको युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग और उनके सेक्रेटरी अजीब नजरों से देखने लगे। वही रियांश, प्रियांश एकटक सामने के तरफ उन 2 बच्चों के हरकत को देख रहे थे, जिसे नितिन बोलने लगा, किंग हमने इनको बहुत समझाया, जिसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए, पर इन 2 बच्चों पर हमारे बातों का तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। पर उनके आंखें इतने बोलते वो चुप हो गया। रियांश उसको एक नज़र देखते आगे बढ़ने लगा, उसी के बाकी सब भी आगे बढ़ने लगे। रियांश और प्रियांश उन दोनों के जस्ट सामने खड़े होते अपने रौबदार कड़क आवाज के साथ बोले, हुआ यर टू। उस आवाज को सुनाते वो दोनों बच्चे के हाथ वहीं पर ही रुक गए, जिसको वहां पर खड़े सभी लोग एक तक देख रहे थे। वैसे ही को दोनों बच्चे अपने चेहरे उठाते रियांश और प्रियांश को देखने लगे, जिसे उनके आंखें एक दूसरे से टकराई। राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग तो ये देखते जो जैसे उनको अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उनके आंखें शौक से बड़े ही चुके थे। कुछ देर तक वहां पर एक अजीब से खामोशी छाया हुआ था। तभी राजा एक तक सामने देखते हुए बोला, विभय मुझे चुट्टी काट, मुझे दिन में खुली आंखों से आपने आ रहे हैं। वैसे ही विभय उसके हाथों पर एक चुट्टी कटा, जिसे एक चीख के साथ राज अपने हाथ को सहलाते हुए बोलने लगा, नहीं नहीं, मैं कि सपना नहीं देख रहा हूँ, लगता है मेरी आंखें खराब हो चुकी है। ये बोलते राज अपने आंखें को मसलते सामने के तरफ देखने लगा। तभी एक क्यूट सी पर डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ी, हुआ यर टू क्वेश्चन अस। अब तो जैसे वहां खड़े सभी सदमे में ही जाने वाले थे। वर्ड किंग जिनके सामने को इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता, उनको ही उनके सवालों का उल्टा सवाल किया जा रहा है। रियांश और प्रियांश जो एक तक उनके चेहरे को देख रहे थे, वो उसके सवाल सुन एक इविल स्माइल करने लगे, जो बहुत अजीब और उतने ही डरवानी थी।
तभी दूसरा बच्चा उन दोनों देखते हुए बोला, यू आर द बॉस ऑफ दीज पपीज। ये सुनना था वहां पर खड़े सभी गार्ड अपना मुंह फाड़े एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी प्रियांश उन दोनों बच्चे को देखते अजीब से स्माइल करते बोला, यू बोथ नो अबाउट whom you are standing in front of whom you are questioning। वैसे ही एक साथ वो दोनों बच्चे जवाब देते हुए, यस यू नो वी आर क्वेश्चनिंग द बॉस ऑफ दीज पपीज, पर हम आपके सामने नहीं, आप हमारे सामने खड़े हैं। उन दोनों बच्चों के बोलने का तरीका इतना अलग और डरवाना था कि लग ही नहीं रहा था वो दोनों बच्चे हैं। उनके बात सुनते आज पहली बार वर्ड किंग को कोई ऐसा जवाब दिया था, वो भी उनके आंखों में आंखें डालकर, जिसे उनके चेहरे का रंग धीरे धीरे लाल होता जा रहा था। तभी अचानक से वहां बर्फ पिघलाने वाली गर्मी फैलने लगा, जिसको महसूस करते सभी के पसीने छूट रहे थे। साथ ही साथ शौक के साथ उन दो छोटे क्यूट से लड़कों को देख रहे थे जो अब भी उनके किंग के आंखों में आंखें डाल देखे जा रहे थे। कुछ तो बात था उनके अंदर, वरना आज तक कोई भी इंसान वर्ड किंग के आंखों में देख नहीं पाया था। रियांश अपने गर्दन में बहुत अजीब तरह हाथ फेरने लगा, तो वही प्रियांश अपने बालों को पीछे करते अपने आंख बंद कर झटके के साथ अपने दहकते आंखों से उनको देखते जैसे ही आगे बढ़ने को हुए, तभी उनके कानों एक लड़की की आवाज पड़ी, ऋषि, प्रिसी। वो आवाज सुनते ही उनके कदम वहीं पर ही रुक गए और सभी उस दिशा में देखने लगे जहां से आवाज आई थी। वहीं से एक लड़की सिंपल सलवार सूट पहने उन दोनों बच्चों को देखते उनके पास चली आ रही थी। जैसे ही उन दोनों बच्चों के नज़र उस लड़की पर गए, वैसे ही दोनों उसे देखते हुए बोले, निया मासी। वैसे ही सभी ऋषि प्रीसी को देखते उस लड़की को देखने लगे जो उनके पास आते अपने हाथ बांधे उन दोनों बच्चों देखते हुए बोलने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे? आपको बोला गया था ना इस रास्ते पर नहीं जाना है, वहाँ खड़े रहने बोला गया था ना आप दोनों को। समझ नहीं आई थी क्या आपको हमारी बात? आप दोनों को पता भी है हम लोग कितने परेशान हो गए थे। तभी पीछे से थोड़े गुस्से भरे आवाज आए, इनको प्यार से कुछ समझ आता ही कब है निया? इनको थोड़ा भी एहसास नहीं है? एक मिनट के लिए भी ये लोग हमारे आंखों से बोझल होते हैं, हमें कैसा लगता है? ये बोलते वो दूसरे लड़की गुस्से से ऋषि प्रिशी के पास आकर उनको देखते हुए बोलने लगी, आप लोग को थोड़ा भी अंदाजा है अगर आप दोनों को कुछ हो गया तो आपकी मम्मा का क्या होगा? तभी ऋषि उस दूसरी लड़की को देखते हुए गुस्से बोला, मम्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता यामी मासी। प्रिशी, मम्मा तो हमें खुद अपने से दूर रखती है यामी मासी। यामी गुस्से से उनको देखते कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से फिर आवाज आई, मेरे डेविल, मेरे प्रिंस। वैसे ही दो लड़कियां भागते हुए उनके पास आते उन दोनों को देख अपने घुटनों के बल बैठ उनको अपने सीने से लगा लिया और उनके चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलने लगी, नामी आप ठीक हो ना? डेविल रहना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रिंस। वो दोनों एक साथ बोलने लगे, हम दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं है नामी मासी, नैना मासी। नामी और रैना उन दोनों को देखते उनके माथे पर किस कर किए। तभी पीछे से फिर आवाज आई, अपने डेविल और प्रिंस की गलती भी देख लिया करो नामी, रैना। ये बोलते एक लड़की उनके पास आते ऋषि और प्रीशी को देखने लगी। तभी नामी ऋषि के हाथों को पकड़ खड़े होते बोलने लगी, मेरे डेविल की कोई गलती नहीं है, सब तुम लोगों की गलती है। तुम दोनों पता होना चाहिए ये दोनों बच्चे हैं, इनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, पर तुम लोगों को जब मेरे डेविल संभाला नहीं जाता तो अपने गलती मेरे डेविल के नाम करते हो। रैना, हाँ नामी सही कहा रही है, मेरे प्रिंस की कोई गलती नहीं, जिस सारी की सारी तुम लोगों की है, हमेशा अपनी गलती मेरे प्रिंस के नाम करते हो। यामी उन दोनों को देख और ऋषि प्रिशी को देखते हुए बोलने लगी, इस बार मैं इनको नहीं छिड़ने वाली नामी, चाहे कुछ भी ही जाए इस बार प्रिया को बताना ही पड़ेगा। बहुत हो गया, इनके शैतानी अब बढ़ते ही जा रही है। नामी, हाँ बोल देना, तेरे में हिम्मत ही नहीं अपनी गलती मानने की, हमेशा प्रिया की धमकी देती फिरती है, पर याद रखना अगर तूने मेरे डेविल की शिकायत प्रिया से की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलते नमी ऋषि को खुद से सटने लगी। रैना भी नामी के बात को आगे बढ़ते बोलने लगी, हाँ अगर मेरे प्रिशी के बारे में किसी ने प्रिया से कुछ भी बोला ना तो सोच लेना उसका सामना मुझसे करना पड़ेगा। ये बोलते नमी प्रिशी को अपने सीने से लगा ली। यामी उनके बात सुन उनको गुस्से से घूरने लगी। वही रियांश प्रियांश उनके तरह उनके बातें सुन बिना भाव के एक तक देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, पर पता नहीं क्यों प्रिया के नाम सुनते उनको अजीब से फीलिंग होने लगे जिसको वो समझ नहीं पाए, कुछ अपना सा एहसास। और वहां पर खड़े राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग उन लड़कियों को देखते और उनके बात सुन अपने मुंह खोले अजीब से भाव से देखने लगे। उन पांचों के नज़र उन 5 लड़कियों से हट ही नहीं रहे, साथ ही साथ उनके बातों सुन उनको बहुत हंसी आ रहा था। तभी निया का ध्यान उन लोगों पर गया जिसको वो लोग ऋषि प्रिशी के टेंशन में पूरे तरह इग्नोर कर दिए थे। निया उन लोगों के तरफ देखते हुए बोली, जी आप लोग कौन?
जिसे बाकी लड़कियों ध्यान भी निया से होते उस तरह चला गया। जहां ब्लैक कपड़े पहने बॉडीगार्ड से घिरे 7 लड़के खड़े थे, जो देखने बहुत ज्यादा डेंजर्स नजर आ रहे थे, खासकर वो 2 इंसान जो दिखने में एक दूसरे के हमशक्ल थे। उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, पर बहुत ज्यादा हैंडसम नजर आ रहे थे। जैसे ही उन 5 लड़कियों के नज़र उन दोनों लड़कों पर पड़ी, वैसे ही उनके आंखें शौक से बड़े ही गए। वो लोग एक नज़र उन खतरनाक पर्सनैलिटी के इंसान को देखते ऋषि को देखने लगे, जिनके चेहरे पर भी सेम वही एक्सप्रेशन थे जो बिना भाव के उन दोनों खतरनाक आदमी के आंखों में आंखें डाल घूरे जा रहे थे। देखने को वो चारों बिल्कुल एक दूसरे के परछाई लग रहे थे। ऐसा लग रहा था उनको कि ऋषि और प्रीशी के फ्यूचर देख रहे हो। उनको बिलीव नहीं हो रहा था वहां खड़े इंसान सच्चा या कोई सामना देख रहे हो। वही हालत राज, युवराज, अर्नव, विक्की, अनुराग के भी थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग अपने दोस्त के बचपने में लौट आए हो। नामी अपने आंखें मसलते एक नज़र प्रीशी को देखते सामने देख बोलने लगी, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे डेविल और प्रिंस इतनी जल्दी बड़े हो गए। अभी तो 1 सेकेंड पहले इतने छोटे थे कि मेरे घुटनों तक नहीं आते थे, अब इतने जल्दी कैसे बड़े हो गए? तभी नैना और यामी के चेहरे के भाव बदल गए। वहीं निया दोनों चेहरे को देखते समझ चुकी थी। वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज कर ली, पर उनके हर हरकतें, हर एक्सप्रेशन वहां खड़े इंसान के नजरों से नहीं बच पाए। यामी नामी के हाथों को पकड़ सामने देखते बोलने लगी, आई एम सॉरी सर, हमारे बच्चों के वजह से अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो। यामी के इतने बोलते नामी उसके तरफ अजीब नजरों से देखने लगी। तभी रैना उसको देखते हुए बोली, पर मेरे प्रिंस की कोई गलती नहीं है। नैना उसके हाथों को पकड़ पीछे खींचते थोड़े धीरे पर कठोर आवाज से बोली, चुप रहा रहना। रैना उसको गुस्से से कुछ बोलने वाली थी कि उसके आंखों में देखते चुप हो गई। पर हमारे ऋषि प्रीशी कहाँ चुप रहने वाले थे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आज के ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।